मैं जब इस पूरे वेबिनार की तैयारी कर रहा था तो मैं खुद सोच रहा था कि मैं इस क्षेत्र में किस प्रकार से आया। अ, एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है समझने के लिए कि अपना जो पैशन होता है, उस पैशन को जब हम प्रोफेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं अ, तो उसमें से बहुत नए नए रास्ते निकल निकल के आते हैं, और हमारा जो क्रिएटिविटी होता है वो क्रिएटिविटी भी ज्यादा आगे बढ़ते जाता है। तो शुरुआत मैं यहाँ से करूंगा कि आज हमारा देश या महाराष्ट्र में हम है तो महाराष्ट्र में हम कहाँ पर है। अगर क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो मैं जब स्कूल में था तभी से ये चर्चा शुरू हुई थी, लेकिन तब हमें समझ में नहीं आया था कि ये क्या है। एक न्यूज हमेशा आती रहती थी और आज भी आती है कि महाराष्ट्र डेझर्टिफिकेशन की ओर जा रहा है। ज्याला आपण मराठीमध्ये वाळवंटीकरण म्हणतो, त्या वाळवंटीकरणाची प्रक्रिया महाराष्ट्रामध्ये सुरू झालेली आहे असं नेहमी बातम्यांमध्ये यायचं, आणि अगदी मी शाळेत असताना पण ते असायचं। तो ये जब हम पढ़ते थे तो उसका उसके मायने समझ में नहीं आते थे, उसके मतलब अब समझ में नहीं आते थे। लेकिन अभी जब मैं ट्रैवल करता हूँ, लोगों के साथ बात करता हूँ, तो ये समझ में आता है कि हमारी जो सॉइल है उस सॉइल का हम उसको सत्व कह सकते हैं, वो सत्व जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, और बहुत सारा ऐसा एरिया महाराष्ट्र में डेवलप हो रहा है जहां पर सिर्फ बबुल उग रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एरियाज है, खास करके नगर पुणे डिस्ट्रिक्ट, या हम जब जैसे जैसे मराठवाड़ा की ओर जाते हैं तो वो दिखता है। दूसरी ओर जब हम देखते हैं तो मैं जब उस्मानाबाद में काम करता था तो ये समझ में आता ये सुनाई देता था कि बोरवेल जो होते हैं वो बोरवेल लगभग 900 फीट तक नीचे जा रहे हैं। तो एक जगह पे पानी जो है वो पानी हमारे लिए बहुत दुर्लभ हो रहा है। उसकी जो उपलब्धि है या उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो कम होती जा रही है एक ओर पे। और दूसरी ओर पे हमारा जो सॉइल का पूरा स्वभाव है, सॉइल का पूरा सत्व है, वो भी कम होते जा रहा है। तो ये एक जगह पे है। लेकिन अभी डिजास्टर मैनेजमेंट का मैं काम करता हूँ, तो पिछले 5-7 साल से महाराष्ट्र में जो जो हो रहा है उसको मैं ट्रैक भी कर रहा हूँ। तो पिछले 4-5 सालों में एक सरप्राइजिंग बात ये भी है कि जहां पर ट्रेडिशनली हम जिसको ड्राउट प्रोन एरिया कहते थे, जैसे बुल्ढाना है, जैसे अहमदनगर है, या जैसे अमळनेर है जलगांव डिस्ट्रिक्ट में, चोपड़ा है, ये सारे पॉकेट्स है, वहां पे अर्बन फ्लड्स आ रहे। तो जिसको हम ये कहकर बुलाते थे कि ये ड्राउट प्रोन है, लेकिन वहां पर कुछ जगह के लिए कुछ दिनों के लिए पानी जम जाता है। तो ये जो प्रकृति का स्वभाव बदलते जा रहा है उसका और क्लाइमेट चेंज का बहुत नजदीकी संबंध है। और क्लाइमेट चेंज को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो ग्रीन हाउस गैसेस और उसके लंबे लंबे चार्ट्स और ये सारी बातें हम सुनते आए हैं, देखते आए हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज को अगर समझना है तो हमको हमारी जिंदगी के साथ जोड़ के देखना बहुत जरूरी है। तो जैसे मैं कह रहा था कि मैं अभी देख रहा था कि मुंबई के भी लोग हैं, कुछ लोग पुणे से है, कुछ लोग संगमनेर से है। तो हमारे आसपास में क्या बदल रहा है, हमारे आसपास की जो प्रकृति है उसमें क्या बदलाव हो रहे हैं, उसको समझना भी उतना ही जरूरी है। तो हम क्लाइमेट चेंज क्या है और डिजास्टर मैनेजमेंट में किस प्रकार से हम सहभागी हो सकते हैं उसको समझ सकते हैं। आज के वेबिनार का जो टॉपिक हमारा है वो ये है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, इसको लेकर यूथ के लिए, यूथ एक्शन के लिए, क्लाइमेट एक्शन को लेकर यूथ एक्शन के लिए कौन कौन सी उपलब्धि है, कौन कौन सी एवेन्यूज हो, उसको समझना है। तो मैं ज्यादा थ्योरी में नहीं जाऊंगा, लेकिन समझने वाली बात यह है कि जहां जहां पर डिजास्टर्स हो रहे हैं वहां वहां पर वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अभी वल्नरेबिलिटी को समझना है तो एकदम सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी डिजास्टर हो जाता है तो जिसके ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ता है, जो लोग शायद हताहत हो सकते हैं, जिनकी मृत्यु हो सकती है, जो बीमार पड़ सकते हैं, जो जख्मी हो सकते हैं, वो लोग कौन है, या ऐसे 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 कौन से कारण है जो हमारे समाज में जो डिजास्टर से पहले से है, जिसके वजह से लोग अफेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि ज्यादा गरीबी होना एक वल्नरेबिलिटी, लोगों के घर नदी के नजदीक होना ये एक वल्नरेबिलिटी है, या लोगों के खेत के लिए पानी ना होना ये एक वल्नरेबिलिटी है, या ग्राउंड वाटर
का लेवल कम होना, ये भी एक वल्नरेबिलिटी है। तो वल्नरेबिलिटी को हम जितना ज्यादा समझेंगे उतना हम डिजास्टर मैनेजमेंट में काम कर सकते हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के बहुत सारे लंबे लंबे आर्टिकल्स भी है, किताबें भी है, लेकिन सबसे सिंपल सी बात जो है वो ये है कि हमको हमारे समुदाय की, हमारे समाज की वल्नरेबिलिटी जो है उसको कम करना है। और आज की तारीख में जब हम आसपास में देखते हैं, मतलब बहुत सारे अभी यूट्यूब पर भी वीडियोज है, न्यूज पेपर्स में, न्यूज चैनल्स में ये आते रहता है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो समाज को रिस्क में, डिजास्टर रिस्क में ढकेलते रहते हैं। उन फैक्टर्स को कम करना ये प्राइमरी गोल होता है। तो डेवलपमेंट से जो वल्नरेबिलिटी तैयार हो रही है या जो वल्नरेबिलिटी हमारे समाज में पहले से, उस वल्नरेबिलिटी को कम करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। अभी जब मैं खुद के बारे में सोचता हूँ और करियर के बारे में सोचता हूँ, और आज की तारीख में जब यूथ ये एजुकेशन ले रहे हैं उनके बारे में सोचता हूँ, तो क्लाइमेट एक्शन के जो एवेन्यूज है उसको भी आगे बढ़ाना, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। मैंने आज का जो हमारी बात है उसको कहीं पर जो पॉइंट्स नोट डाउन किए, और मैंने पीपीटी भी बनाया था, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क वीक होने की वजह से पीपीटी नहीं दिखा सकते। 3 बातें हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है कि आज हम, सबसे पहली वाली बात, आज हम जहां जहां पर है वहां वहां पर कॉलेज में, हमारे नेबरहुड में यूथ के तौर पे कौन सी एक्शंस ले सकते हैं, ये एक बात है। दूसरी वाली बात जो है कि ये क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर कौन कौन से प्रोफेशंस में हम जा सकते हैं। और तीसरी वाली बात जो है वो ये है कि आज की तारीख में, आज हम देखते हैं आसपास में, तो कौन कौन से नए वाले स्टार्टअप्स के लिए अपॉर्चुनिटीज है। ये 3 बातें हैं जिसमें हम हमारी आगे की राह ढूंढ सकते हैं। और मैं सब लोगों का वेलकम करता हूँ, क्योंकि ऐसे हम जब कॉलेज में थे तो हम ये सोचते थे कि समाज को बदलना है तो क्या कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे उसमें से समझ में आया, और ये सबके लिए है कि अरे हम सरकारी नौकरी के पीछे भागने के बजाय या कहीं पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाने के बजाय यहाँ पर एक कोर्स है जिसको एमएसडब्ल्यू कहते हैं। तो हमने फिर महाराष्ट्र के सारे एमएसडब्ल्यू के कॉलेजेस का सर्वे किया, उसमें से जो सबसे अच्छा लगा उस एमएसडब्ल्यू के कॉलेज में गया। वहां पे टीचर्स ने जो बताया, उन टीचर्स के मार्गदर्शन से हमारी आगे की जिंदगी बढ़ती गई। लेकिन ये समझने वाली बात भी है कि जो मेरा पहला जॉब था वो मेरा आखिरी जॉब नहीं था। हमेशा जैसे जैसे मेरा करियर बढ़ते गया वैसे वैसे मेरे खुद के कॉम्पिटेंसीज में भी बदलाव होते गए, समाज में जो बदलाव होते गए, पर्यावरण में जो बदलाव होते गए, उसमें से भी बहुत सारी नई बातें सीखने के लिए, और मेरी जिंदगी भी बनती गई। मेरे इंट्रोडक्शन में एक बात जो नहीं है, शायद वो सीवी में नहीं है, लेकिन मैं 2002 में हम लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काम शुरू किया। और जब हम किसानों के पास जाते थे तो किसान हमको ये पूछते थे कि यार आप लोग ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती है, आपने खुद करके देखा है क्या? तो तब दिमाग में यह आया कि यार ये सवाल तो सही है। आज नासिक में मेरा खुद का ऑर्गेनिक फार्म है, नेचुरल फार्मिंग मैं करता हूँ। और मेरे पूरे करियर के टाइम में, मतलब अभी पिछले 2 साल से, आई एम स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 50% ऑफ टाइम ऑन माई फार्म, जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो जब हम अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचते हैं तो अपॉर्चुनिटी स्टैटिक नहीं होती है, वो इवॉल्विंग होती है। और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में ये तो और ज्यादा इवॉल्विंग हो गया है। मतलब कोविड के पहले का जो जिंदगी था वो, कोविड के दरमियान की जिंदगी जो थी वो, और अभी कोविड के बाद वाली जिंदगी, इसमें बहुत बदलाव हो रहे हैं और उसमें भी बहुत चेंजेस हो रहे हैं। इसका एक एग्जांपल मैं क्लाइमेट चेंज को लेकर हमेशा ट्रेनिंग में जहां जहां पर जाता हूँ वहां वहां पर देता हूँ कि हम सब लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमारे घर में कबर्ड में रखे हुए मोबाइल्स कितने हैं। जब मैं ये देखता हूँ तो मेरे घर में 4 है, 2G से लेके 5G तक। जैसे जैसे वर्जन बदलते जाता है वैसे वैसे हमारा मोबाइल आउटडेटेड होते जाता है और वो कबर्ड में चला जाता है। और जब जहां जहां पर मैं ये सर्वे करता हूँ चर्चा से, तो समझ में आता है कि हर एक के घर में कम से कम 3 या ज्यादा से ज्यादा 7 मोबाइल है। बात ये बनती है कि ये जिंदगी बहुत फास्ट बढ़ रही है और उसमें से अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना, उसको हार्नेस करना, ये क्लाइमेट चेंज में अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है हमारे लिए। लेकिन अपॉर्चुनिटीज बहुत है, देर इज नो एंड टू दिस अपॉर्चुनिटीज। ये यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। अभी
थोड़ा सा ये समझते हैं कि हम यूथ एक्शन के तौर पर क्या कर सकते हैं। मैंने जैसे कहा कि 3 हिस्सों में ये पूरा मेरी बात रखने वाला हूँ। मैं देख रहा हूँ कि पिछले 7-8 सालों से शायद हर एक शहर में प्लांटेशन का ड्राइव चल रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर लोग एक साथ आ रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं, और उसका अच्छा अच्छा परिणाम भी हम देख सकते हैं। मतलब कम कम से कम शाम को हमारे यहाँ पर नासिक में ऐसे कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हम अभी हवा खाने के लिए जा रहे हैं, अच्छी हवा खाने के लिए जा रहे, तो वो जाकर उन प्लांटेशन में जाकर बैठ जाते। तो ये भी एक जरूरत है। कुछ जगह पे मैं जैसे मुंबई की बात कर रहा था, तो मुंबई में बहुत बड़ा यूथ इनिशिएटिव है जो आ, आ, जो समुन्दर के जो सीशोर से उसको क्लीन करते रहते हैं और उसमें से बहुत सारा प्लास्टिक जमा करते रहते हैं। कोकण में भी ऐसे यूथ ग्रुप है जो पहाड़ों में जाकर किलो मर जाकर प्लास्टिक को साफ करने का काम कर रहे हैं। पूना में ऐसे ग्रुप है, नासिक में। तो प्लांटेशन और प्लास्टिक फ्री सोसाइटी एक अच्छा बजवर्ड बन गया है जहां पर लोग काम कर रहे हैं, और इसमें यूथ एक्शन का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। लेकिन हमको अभी ये सोचना पड़ेगा कि इसके आगे जाकर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि प्लांटेशन जितना बढ़ते जाएगा उतना हम CO2 को कंट्रोल करते रहेंगे। क्लाइमेट एक्शन की जब हम बात करते हैं तो उसका संबंध जो है वो लाइफस्टाइल को बदलने वाली बात भी है। मतलब प्लांटेशन से लेके लाइफस्टाइल बदलने तक एक बहुत बड़ा रेंज है। और अभी जो मैं देख रहा हूँ जहां पर हम कॉलेज के ग्रुप्स मिलकर काम कर सकते हैं, वो बेसिकली लाइफस्टाइल, मतलब सुबह से लेकर शाम तक हम जो जिंदगी जी रहे हैं उसमें जहां जहां पर कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है, उस कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए छोटे से छोटा एक्शन हम प्रमोट कर सकते हैं। जैसे कि पानी का इस्तेमाल हम कम कैसे कर सकते हैं। अभी मैं देखता हूँ, पूना में देखता हूँ, नासिक में देखता हूँ कि अगर एक बाल्टी पानी से हम गाड़ी धो सकते हैं, तो भी लोग पाइपलाइन लगाकर पाइप से पानी डालकर गाड़ी को धोते हैं। ये भी यूथ एक्शन का एरिया है जहां पर हम लोगों को जाकर मोटिवेट कर सकते हैं। या जब हम बाकी के एरियाज में देखते हैं तो हमारे रोज की जिंदगी से हम बहुत सारा वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो वेस्ट को कम करना और पानी को बचाना, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें बन जाती है यूथ एक्शन के लिए। इसके अलावा ग्रामीण एरिया से जहां से हम हैं, वहां पर अभी आगे जाकर जो बढ़ने वाला जरूरत है, वो जरूरत जहां जहां पर केमिकल फर्टिलाइजर्स या केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज ज्यादा हो रहा है, उसको समझना और उसको कम करने के लिए कुछ ना कुछ कॉमन यूथ एक्शन लेना, ये ग्रामीण एरिया का आज की तारीख में सबसे इम्पोर्टेंट बात बन जाती है। ग्रामीण एरियाज में जब मैं घूमते रहता हूँ, मैं खुद ग्रामीण एरिया में ही रहता भी हूँ, तो एक्सकवेशन बहुत ज्यादा चल रहा है। नॉट ओनली फॉर द रोड कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन छोटे छोटे कारणों की वजह से हम हमारा जो ओरिजिनल टोपोग्राफी है उसको बर्बाद कर रहे हैं, और उसके वजह से ड्रेनेजेस बर्बाद हो रहे हैं, और उसके वजह से फ्लड का रिस्क बढ़ते जा रहा है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बन जाती है जहां पर यूथ एक्शन हो सकते हैं ग्रामीण एरियाज में। हम अभी नासिक में कुछ तालुकाओं में जाकर, कॉलेज में जाकर ये बता रहे हैं कि यहाँ पर हमको काम करना बहुत जरूरी है, और लोगों को समझाना बहुत जरूरी है कि ये मत कीजिए। तो टोपोग्राफी को प्रोटेक्ट करना, वेस्ट को कम से कम करना, और लाइफस्टाइल में जहां जहां पर हम वेस्ट को कम कर सकते हैं उसके ऊपर लोगों का प्रबोधन करना, और पानी को बचाना, ये प्रायोरिटी एक्शंस अभी समझ में आ रहे हैं। और इसमें बहुत ज्यादा क्या कहते हैं उसको, मतलब ये लोगों को मालूम है, लेकिन उसके मायने, उसके रास्ते लोगों को मालूम नहीं है। उन रास्तों तक हम लोगों को अगर लेके जा सकते हैं तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। तो ये कॉमन यूथ एक्शन की बात है। जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं, जो मैं बता रहा था कि पैशन टू प्रोफेशन में अगर हमको कन्वर्ट करना है और हमारी जिंदगी अगर हमको क्लाइमेट एक्शन में बितानी है, जो बड़ा अच्छा काम है, मजा आता है। मतलब यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि आप जितना क्रिएटिवली सोचोगे उतना ज्यादा आपको आगे बढ़ने का स्कोप बन जाता है। तो इसके कुछ सेक्टर्स है, उन सेक्टर्स में हमको सोचना पड़ेगा कि कौन कौन से सेक्टर में हम क्या कर सकते हैं, और उसके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। आज हालत ये है कि हमको एनवायरनमेंट में, डिजास्टर मैनेजमेंट के, वाटर सैनिटेशन सेक्टर में, या न्यूट्रिशन में,
जहां पर आपदा हो जाती है और उसके बाद लोगों के न्यूट्रिशन की बात उठ जाती है, तो न्यूट्रिशन में, या जब हम सोचते हैं कि हमको अच्छे घर बनाने हैं डिजास्टर के बाद, तो अच्छे प्रोफेशनल्स हमें नहीं मिलते हैं। तो हमको सेक्टर वाइज अगर सोचते हैं, और इसमें फिर एनवायरनमेंट का भी एक सेक्टर है, चाइल्ड प्रोटेक्शन का सेक्टर है, एजुकेशन का सेक्टर है, ये सारी बातें हैं। लेकिन इसका और डिजास्टर मैनेजमेंट का बहुत नजदीकी संबंध है, इसका और क्लाइमेट एक्शन का भी बहुत नजदीकी संबंध है। हम शुरुआत करते हैं वाटर और सैनिटेशन से। आज वाटर और सैनिटेशन में बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज है जहां पे हम हमारा करियर देख सकते हैं, जो क्लाइमेट चेंज को लेकर है। अभी हम अगर देखेंगे तो जैसे भारत सरकार की दो स्कीम्स बहुत ट्रेंडिंग है, जल जीवन मिशन है और SBM है, स्वच्छ भारत मिशन। ये दो स्कीम्स बहुत ट्रेंडिंग है, और इसमें से हम प्रमोट ये करना चाहते हैं कि लोगों को पीने का पानी अधिकार के तौर पे मिले, और लोगों की जो सैनिटेशन की, ये सिर्फ शौचालय की बात नहीं है, लेकिन जब हम सैनिटेशन की बात करते हैं तो उसमें शौचालय की भी बात है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की भी बात है, और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की बात है। तो यहाँ पर आज बहुत सारे ओपनिंग्स है जहां पर हम ये सोच सकते हैं कि ये जो वेस्ट गांव में तैयार हो रहा है, उसको उसका जगह पर ही, ज्याला आपण मराठीमध्ये निचरा म्हणतो, जगह पर ही उसका मैनेजमेंट हो जाए। इसलिए कौन कौन सी बातें हो सकती है, तो इसके लिए बहुत सारे ओपनिंग आज है। तो वाटर और सैनिटेशन में, वाटर में अभी जो चैलेंज हमारे सामने है, जब हम काम करते हैं जल जीवन मिशन में, हमने गवर्नमेंट ने ये कमिट कर दिया है कि हर एक इंसान को 55 लीटर पर डे पर लीटर के हिसाब से पानी मिलना चाहिए। लेकिन अभी भी महाराष्ट्र में ऐसे एरियाज है जहां पर शायद बारिश के दरमियान 55 लीटर पानी मिल जाएगा, समर में पानी नहीं मिलेगा। समर में वो जो क्वांटिटी है वो कभी कभी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, वाटर सप्लाई स्कीम जो होती है वो बंद हो जाती है। तो हम ये कैसे कमिट कर सकते हैं, या हम ये कैसे ढूंढ सकते हैं कि लोगों को 55 लीटर पानी मिल सके। इसके लिए भी बहुत सारी ओपनिंग्स है, और इसमें जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना लोगों का फायदा हो जाएगा। तो ये वाटर सैनिटेशन वाली बात है। शेल्टर की बात हम जब करते हैं तो शेल्टर में अभी सबसे बड़ा बड़ा ओपनिंग जो है वो आर्किटेक्ट्स के लिए और सिविल इंजीनियर्स के लिए। आज बहुत सारे नए आर्किटेक्ट्स है, या पुणे में भी कुछ ग्रुप्स है जो सिर्फ ग्रीन आर्किटेक्ट के ऊपर काम करते हैं, या सारे शहरों में अभी ये जरूरत है कि हमारा जो शेल्टर है वो ज्यादा से ज्यादा इको फ्रेंडली कैसे बने। तो उसमें बहुत उनकी जो जरूरत होती है वो जरूरत इमीडिएट जॉब की होती है। लेकिन वो जो इमीडिएट जॉब है उसके लिए वो जब ज्यादा से ज्यादा आगे की पढ़ाई करते हैं, उसमें से वो एक ही विंडो में चले जाते हैं। उसका जो डाइवर्सिटी होता है अपॉर्चुनिटीज का, वो डाइवर्सिटी खत्म हो जाता है। इंजीनियर्स के साथ भी जब मैं बात करता हूँ तो वहां पे वही समझ में आता है कि जो डाइवर्सिटी होती है वो डाइवर्सिटी कभी कभी खत्म हो जाती है। मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी सारे स्टूडेंट्स दोस्तों के लिए, ये डाइवर्सिटी खत्म ना हो। खास करके शेल्टर के सेक्टर में अगर हमको सोचना है तो वो डाइवर्सिटी बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज है जिसको ढूंढते रहना बहुत जरूरी है। तो ये दूसरा वाला सेक्टर था। तीसरा वाला न्यूट्रिशन का सेक्टर है जिसमें मैं खुद भी काम कर रहा हूँ, और अभी हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन दुनिया भर में आज स्लो फूड मूवमेंट एक बहुत बड़ा काम कर रही है, जहां पर ये सोचा जा रहा है कि हम जो रोज खाना खा रहे हैं, मतलब खाली चाइनीज के जगह पे जाकर या किसी बड़े वाले फास्ट फूड के मॉल में जाकर हम फास्ट फूड खाते हैं, ऐसे नहीं है। हमारे घर में जो खाना हम खा रहे हैं वो भी फास्ट फूड ही है, क्योंकि मार्केट में, वेजिटेबल मार्केट में जो अवेलेबल हो रहा है वो भी इस प्रकार से है कि जल्दी से जल्दी पक जाए, उसमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, और जल्दी से जल्दी उसको हम खा भी ले। मतलब रेसिपीज भी आप अगर सोचोगे तो वो है। लेकिन हम जब वापस जाके देखते, शायद 80s की रेसिपीज या उसके पहले की जो रेसिपीज थी, वो रेसिपीज बनने के लिए टाइम लगता था। तब के तब जो तुअर दाल थी, वो तुअर दाल कुकर में भी पकने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था। लेकिन ये स्लो फूड मूवमेंट जो है वो ये कहता है कि स्लो फूड जो है वो ज्यादा न्यूट्रिशियस भी है, उसमें ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू भी है, और उसमें इम्यूनिटी भी है।
और कोविड के बाद लोगों के ये समझ में आ रहा है कि हमको ज्यादा से ज्यादा अच्छा खाना खाना चाहिए, और उसके लिए स्लो फूड मूवमेंट काम कर रहा है। अभी न्यूट्रिशन में जब हम काम करते हैं तो उसके दो मायने बनते हैं। एक तो जब डिजास्टर है नहीं, तब न्यूट्रिशन की वल्नरेबिलिटी हम कम कैसे करें। जैसे कि माल न्यूट्रिशन है, जो अभी भी हमारे यहाँ पर ये कहा जाता है। मैंने जब उस्मानाबाद का स्टडी किया था तब 49% ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन वेर मालनरिश्ड एंड ऑलमोस्ट 52% ऑफ द चिल्ड्रन अंडर 5 वेर मालनरिश्ड। तो शायद ये डेटा जो है वो 2018 का है, अभी कुछ बदलाव हुआ होगा, लेकिन पॉइंट ये बनता है कि ये प्री डिजास्टर वाली वल्नरेबिलिटी जो है उसको हम कम कैसे कर सकते। और उसके लिए बहुत ज्यादा ज्यादा मायनों में हमको न्यूट्रिशनिस्ट की जरूरत है, या जो लोग इसको समझते हैं डॉक्टर्स की जरूरत है। और उसमें कुछ पायलट्स होना, और उसके लिए भी बहुत सारे ओपनिंग्स आज की तारीख में जहां पर बहुत सारे काम लोग कर रहे हैं। तो ये प्री डिजास्टर वाला है। पोस्ट डिजास्टर जो होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे कोल्हापुर सांगली में 2019-2021 में बाढ़ आई थी, या निसर्ग साइक्लोन हुआ था, जब लोगों को अपने घरों में खाना पकाना बहुत मुश्किल हो जाता है, या फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो तब हमको इमीडिएटली लोगों तक खाना पहुंचाना जरूरी हो जाता है। और एक अच्छी वाली बात यह है कि कोविड के दरमियान जब पहला वाला लॉकडाउन था, तब मुंबई में इसके बहुत सारे इनिशिएटिव्स निकल के आए थे, जहां पर लोग जहां पर है वहां तक खाना पहुंचाने के लिए प्रयास किए गए थे। तो इसमें काम करने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। अगर लोग बहुत ज्यादा दिन तक डिजास्टर सिचुएशन में फंसे रहते हैं तो वहां पर माल न्यूट्रिशन बढ़ जाता है। और ये भी देखा गया है कि डिजास्टर के दरमियान जितने लोग बाधित होते हैं, उससे बहुत ज्यादा लोग डिजास्टर के बाद बाधित होते हैं, और धीरे धीरे अलग अलग तरीके से उनकी जान का खतरा जो है वो बढ़ते रहता है। तो न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें काम करना बहुत जरूरी है, और उसमें बहुत सारे ओपनिंग्स आज है जहां पर हम सोच सकते हैं कि क्या कर सकते हैं। इसके साथ जोड़कर जो दो सेक्टर है, वो उसके लिए हम यूथ एक्शन भी ले सकते हैं, और उसके लिए कुछ ओपनिंग्स भी है। और आज की तारीख में समाज की जरूरत भी है। मैं उसके कुछ उदाहरण आपके सामने रखूंगा। महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा पैमाने पर गन्ने की कटाई के लिए मराठवाड़ा से लोग माइग्रेट करते हैं, और मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ये लोग कैसे ट्रैवल करते हैं उसको देखना बहुत जरूरी है। ओपन ट्रैक्टर में ये लोग ट्रैवल करते हैं, और लगभग 150 से 200 किलोमीटर तक ट्रैवल करते हैं, कभी कभी उससे ज्यादा भी होता है। और ऐसी केसेस है कि ये ट्रैक्टर जो होता है इज वेरी अनसेफ टाइप ऑफ ट्रैवलिंग, और उसमें से बच्चे नीचे गिरकर मर जाते हैं। ये वाला डेटा है 2018 का। तो कभी भी जहां पर क्लाइमेट चेंज होता है या डिजास्टर होता है, तो सबसे ज्यादा रिस्क जो होती है वो बच्चों के लिए होती है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है। कोल्हापुर सांगली के दरमियान भी जब बच्चों को लगभग 3 दिन तक स्कूलों में रहना पड़ा था कैंप सिचुएशन में, तब बहुत बड़ा ट्रॉमा क्रिएट हुआ था। तो एजुकेशन और चाइल्ड प्रोटेक्शन, ये दो सेक्टर है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से ज्यादा रिस्क क्रिएट कर रहे हैं, और उसमें से सबसे बड़ी रिस्क जो है वो क्लाइमेट डिस्प्लेसमेंट की है। तो क्लाइमेट डिस्प्लेसमेंट के दरमियान को या बच्चों के प्रोटेक्शन को बरकरार रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग साथ में आकर कुछ क्लाइमेट एक्शन भी ले सकते हैं। लेकिन ये प्रोफेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ओपनिंग है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से कोर्स करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल है। हमको जब कुछ पैशन होता है तो उस पैशन में हम आगे जाकर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ सेक्टर्स है जिसमें हम हमारे करियर के बारे में सोच सकते हैं। समझने वाली बात यह है कि यहाँ मैं फिर से एक बार ये बात रखूंगा कि लर्निंग पॉइंट, हमेशा ये समझा जाता है कि अगर मुझे डिजास्टर मैनेजमेंट में काम करना है तो मुझे कुछ कोर्स करना पड़ेगा। आप अगर कोर्स कर सकते हैं तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कोर्स नहीं भी करते और आपके मन में उसके बारे में पैशन है तो आप उसमें आ सकते हैं। मतलब यहाँ पर जब मैं सुन रहा था अवधूत को, तो एक्वा डैम का भी नाम था। तो एक्वा डैम के साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोग जो है वो कोर्स करके नहीं आए हैं, उनके मन में पानी के बारे में प्यार था और उसमें से उन्होंने खुद का करियर बनाया है।
तो इसी प्रकार से हम सोच सकते हैं, और जैसे जैसे हमारा पैशन उसमें बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हम खुद को ट्रेन करते जा सकते हैं। अभी सेल्फ लर्निंग आल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बन गई है। आ, आप अगर गूगल करोगे, ये जो दूसरा वाला सेक्शन है उसको कंक्लूड करते करते, आप अगर गूगल करके देखोगे तो आपको ग्रीन जॉब्स करके एक बहुत बड़ा पोर्टल भी मिलेगा और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। और ये जो ग्रीन जॉब का कॉन्सेप्ट है उसमें बेसिकली ये कहा गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का सस्टेनेबल तरीके से होना और वेस्ट को कम से कम करना, इसमें बहुत सारे जॉब ओपनिंग्स है, आप उसको देख सकते हो ग्रीन जॉब्स के इसमें। और वैसे भी हमारे वेबिनार सीरीज का नाम ग्रीन स्किल्स है, तो बहुत जुड़ के आ जाता है, लेकिन ग्रीन जॉब्स एक बहुत बड़ा आज की तारीख में बजवर्ड बन रहा है। अभी तीसरी वाली जो सबसे इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी है स्टार्टअप्स की। अभी मैं थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, पुरानी जनरेशन से हो, ऐसे भी आप कह सकते हो, लेकिन जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो बहुत सारे, मैं करता हूँ बात, मतलब सब लोग सोचते हैं कि हमको यूनिकॉर्न कैसे बनाना है। मतलब स्टार्टअप की बात होती है तो सब करोड़ की ही बात करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं समझता है कि कोई भी स्टार्टअप जो शुरू होता है वो उसको जैसे एक आध पौधा बढ़ता है, उसमें सीड्स होते हैं, सीड से छोटा सा पौधा बनता है, उसको पत्ते आते हैं, बाद में वो बड़ा बड़ा होते जाता है, उसमें ब्रांचेस आते हैं। ये वाला ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ये कहता है कि हमारे समाज में आज कौन सी समस्याएं हैं और आगे के 10 साल में, 15 साल में ये समस्याएं किस प्रकार से बदलने वाली है, उसको समझकर क्रिएटिव सॉल्यूशंस को ढूंढना इस सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। क्रिएटिव सॉल्यूशंस को ढूंढना, उसको मेन स्ट्रीम करना इस सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। अभी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में स्टार्टअप्स की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, और मैं यहाँ पर कोट करना चाहूंगा मेरा एक दोस्त राहुल पाठक को, जो एक्वा प्लस नाम की कंपनी, अनफॉर्चुनेटली राहुल इज नो मोर, एक्वा प्लस नाम की कंपनी पुणे में है। 2008 में राहुल पाठक ये कहता था कि मुझे ऐसा मशीन बनाना है जो कहीं से भी पानी उठा ले, लेकिन मिनरल वाटर से अच्छे क्वालिटी का पानी बाहर निकाले, और उसके पास मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी का पूरा नॉलेज था। फिर से मैं ये कहूंगा कि राहुल पाठक कहता तो था मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन उसने शायद इंजीनियरिंग पूरा किया था नहीं किया था मालूम नहीं, लेकिन बहुत बहुत फ्री फ्लोइंग इंसान था। तो उसने P4000 नाम का एक कॉन्सेप्ट निकाला जिसमें वो मेम्ब्रेन फिल्टर इस्तेमाल करता था, और हमने फिर उसके पायलट्स किए थे, जिसमें कितना भी गंदा पानी हो वो गंदा पानी उठाकर मेम्ब्रेन फिल्टर से वो बाहर निकलता था, और जब वो बाहर निकलता था पानी तो उसमें क्लोरीनेट होके भी निकलता था, तो 24 घंटे के लिए वो सेफ रहता था। और ये P4000 का पायलट हमने बिहार में कोसी फ्लड के टाइम किया था 2008 में, और सब जगह पर पानी था लेकिन पीने लायक पानी नहीं था, वो सिर्फ एक्वाप्लस के P4000 से आ रहा था। कहने की बात यह है कि ये छोटा सा स्टार्टअप, उसका P4000 का जो मशीन है वो आज आर्मी के कैटलॉग में है, वो आज IFRC के कैटलॉग में। पुणे की एक छोटी सी कंपनी पूरे आगे तक बढ़ गई, लेकिन उसके लिए 2022 तक का हमको इंतजार करना। हमारे पास अगर आइडिया है तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की जब हम कॉन्सेप्ट करते हैं, बात कर रहे थे कि हमको सॉल्यूशन ढूंढना है, तो जब सॉल्यूशन सामने आता है और प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम आर्टिकुलेट कर सकते हैं, हमारा सॉल्यूशन अगर इनोवेटिव है तो उसको शुरुआत करना बहुत जरूरी है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमको सॉल्यूशन में दोस्त मिलते जाते हैं। जैसे राहुल ने शुरुआत तो अकेले नहीं की थी, लेकिन बाद में जब हमारा ग्रुप बढ़ते बढ़ते गया तो हम लगभग 20-22 लोग थे, और आज भी हमें बहुत सुकून है कि हमने तब लगभग 5,000 लोगों को पानी पिलाया उस पायलट से। तो जैसे जैसे हम हमारे सॉल्यूशन के बारे में बात करना शुरू करते हैं, उसको हम इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं, इसके लिए जरूरत नहीं कि हम बहुत बड़ा कैपिटल जमा करें, उसके लिए बिजनेस प्लान बनाए। जब वो पहला पायलट हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा तब हम उसको बिजनेस आइडिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मैं खुद के बारे में जब बात करता हूँ, मेरे खुद के 2 स्टार्टअप्स है, और मैं बहुत खुश हूँ
आज की तारीख में, कि कोई भी आइडिया जो है उसको डाई नहीं होने देना, उसको मरने नहीं देना, उसके बारे में बात करते रहना है। कभी कभी ऐसे हो जाता है, आज के मतलब मैं मेरे बेटे के साथ बात करता हूँ, ये मेरे बाजू में मेरा भांजा बैठा है, इनके साथ बात करता हूँ, तो वो कंपटीशन की वजह से अपने आइडिया को खुद के मन में रख लेते हैं। उसको मन में मत नहीं रखना है, उसको खुले मन पे बात करना है। शायद कुछ कोई लोग क्रिटिसाइज करेंगे, कोई लोग हंसेंगे, लेकिन पूरे लोगों के साथ बात करेंगे तो दो ना दो या तीन सहकारी साथी हमको मिल जाते हैं जो हमारे आइडिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो स्टार्टअप का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में सोचना। हमारा और एक दोस्त है चंद्रकांत करके, डाउन में है पुणे में, जो पुणे में सोसाइटीज का सॉलिड वेस्ट कलेक्ट करते हैं, और उसने अभी नया वाला स्टार्टअप शुरू किया है जिसमें 98% सॉलिड वेस्ट है और 2% सिर्फ सीमेंट है, और वो 98% सॉलिड वेस्ट से ब्लॉक्स बनाता है। और उसने अभी एक नया वाला स्ट्रक्चर डिजाइन किया जिससे कि घर भी बन सकता है, तो 98% सॉलिड वेस्ट से घर बन सकता है। तो ये छोटी छोटी आइडियाज है जिसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, और क्लाइमेट एक्शन में ये अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है।